हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। देखिएगा, हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड होगी इंटरनेशनल लॉ से, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इंटरनेशनल लॉ के जो टॉपिक होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी MCQ होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, इंटरनेशनल लॉ ज़्यादा तो स्टेट में आता नहीं है ना। ये अभी उत्तराखंड वाला जो हमारा एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। और इसी के साथ में ही LLB क्या है, तो बहुत से लोग क्या है LLM भी कर रहे होंगे, है ना। तो LLM में भी क्या होता है, LLM के बाद में अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो वहाँ पर क्या होता है भाई, वहाँ पर इंटरनेशनल लॉ का पूरा एक पार्ट दिया गया है ना। जैसे एक कॉन्स्टी का पार्ट है वहाँ पे, है ना, इंटरनेशनल लॉ का है, फैमिली लॉ का है। तो इस तरीके से वहाँ पर काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आप सभी जानते हैं कि क्या होगा। इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें या फिर हम किसी भी लॉ की बात करें जहाँ पर डेफिनेशन की बात होगी, तो हम सबसे पहले किससे रिलेटेड बात डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन से रिलेटेड, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो इस वीडियो में मतलब इंटरनेशनल लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बताते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंटरनेशनल लॉ, है ना। इंटरनेशनल लॉ हो गया हमारा। तो इसकी हम सबसे पहले देखेंगे परिभाषाएं, है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, परिभाषाएं देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसका स्वरूप क्या है और उसके आधार क्या हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा ये। ठीक है। हम इसे कुछ टॉपिक में ही डिवाइड करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि ना तो हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो पढ़ने में, हमें इजीली समझ आ जाए, है ना, हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। कहीं से भी एग्जाम में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो हमें सभी के आंसर में पता हो। ठीक है। तो मैं आपसे 4-5 टॉपिक आज डिस्कस कर लेती हूँ। 7-8 टॉपिक में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, मुश्किल से 5 या 6 टॉपिक ही होंगे, है ना। सेकंड देखिए कौन सा है, परिभाषा हो गए, फिर है डेफिनेशन हो गए, उसका स्वरूप बता दे, नेचर क्या है ना, उसके आधार बता दिए कि भाई इसके बेसिस क्या है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, क्या देखेंगे कि सोर्सेज, इसके सोर्स क्या हैं, इंटरनेशनल लॉ के सोर्स क्या हैं। देखिए, जो परिभाषा है और जो सोर्स है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर, 2 चीज़ें हो गई। फिर है वहाँ पर क्या आता है कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट हैं और जो गवर्नमेंट है, उन्हें मान्यता कैसे दी जाती है, किसे, स्टेट और गवर्नमेंट। क्लियर है, ये हुआ हमारा थर्ड टॉपिक। फिर है हमारा फोर्थ टॉपिक क्या होगा ये हमारा, वहाँ पर नेशनैलिटी की बात करता है ना। कुछ क्या होंगे, शरणार्थी होंगे, कुछ प्रवासी होंगे, ठीक है, इनके बारे में बात करता है हमारा फोर्थ टॉपिक। ठीक है, कि नेशनलिटी जो इंडिया है, इंडिया में नेशनलिटी कैसे मिलती है, राष्ट्रीयता कैसे मिलती है, इस प्रकार से, है ना। फिर है हमारा फिफ्थ टॉपिक प्रत्यर्पण और शरण। ठीक है, आपने सुना ही होगा असाइलम वगैरह के बारे में। क्लियर। फिर है उसके बाद में एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ की अगर बात की जाए तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है, उत्तराखंड में पूछा जाता है, नेट के पेपर में पूछा जाता है, यहाँ पर मेन पूछे जाते हैं, है ना। इंटरनेशनल लॉ आप कभी भी देखना कि, और अगर कोई उत्तर प्रदेश का हेड जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला अगर एग्जाम कोई देने वाला है, तो इसमें भी इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है भाई। ठीक है। तो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश जुडिशरी में क्या करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेते हैं, वो UN से पूछ लेते हैं, UN चार्टर से पूछ लेते हैं, है ना। और उसके जो भी अंग हैं, जो भी उसके पार्ट हैं, उससे पूछ ले जाते हैं। कौन कौन से हैं, महासभा, है ना, महासभा हुआ उसमें, और आर्थिक और सामाजिक परिषद हुआ, न्यायालय हो जाता है, ठीक है, न्यासीता परिषद हो जाता है, और सुरक्षा परिषद हो जाता है ना। इस टाइप से जो उसके पार्ट हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और नेट के पेपर में भी काफ़ी बेनिफिट है, UN चार्टर पढ़ेंगे हम, है ना, और यहाँ पर उत्तराखंड में भी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, सबसे पहले फर्स्टली इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का जो प्रयोग किया था, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि, जो इंटरनेशनल लॉ शब्द का जो वर्ड का जो यूज़ किया था, वो किसने किया था। तो ये इंटरनेशनल लॉ वर्ड का यूज़ सबसे पहले जर्मी बेंथम ने किया था। किसने किया था, जर्मी बेंथम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
वन लाइनर में पॉइंट बनाए हुए हैं, सारे याद रखना है। पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ आपको टारगेट फॉर आईक्यू के पब्लिक चैनल में है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वहाँ पर आपको जो भी वीडियो बनेंगी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड, वो सारी पीडीएफ आपको हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के पब्लिक चैनल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चल गया, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग सबसे पहले भाई किसने किया था, इंटरनेशनल लॉ वर्ड का यूज किसने किया था, तो जर्मी बेंथम ने किया था। ठीक है, अब जी ओपनहाइम जी परिभाषा देते हैं। कौन देते हैं? ओपनहाइम, बहुत फेमस हैं। ठीक है, किसमें? इंटरनेशनल लॉ में। तो ओपनहाइम क्या डेफिनेशन देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आधुनिक यूरोपीय प्रणाली की देन है। कि इंटरनेशनल लॉ किसकी देन है? इंटरनेशनल लॉ जो है भाई वो क्या, जो मॉडर्न जो यूरोपीय प्रणाली है ना, वो उसी की देन है। ये कौन कह दे रहे हैं? हमारे ओपनहाइम कह दे रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं हम जर्मी बेंथम क्या कह रहे हैं। तो जर्मी बेंथम क्या कहते हैं? जर्मी बेंथम कहते हैं, सॉरी, यहाँ पर सेकंड परिभाषा आई। ये क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रों की विधि, ठीक है, ये भी देखिए जर्मी बेंथम नहीं है, यहाँ पर भी कौन है? यहाँ पर भी जो है वो ओपनहाइम ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या कह दिया? अंतर्राष्ट्रीय विधि आधुनिक यूरोपीय प्रणाली की देन है, ओपनहाइम ने कह दिया। फिर उन्होंने डेफिनेशन दी। क्या दी? कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। ये कौन कहते हैं? ये भी ओपनहाइम कहते हैं हमारे। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर देंगे पीडीएफ जब आपको मिलेगी। तो इसे भी कौन कह रहे हैं? ओपनहाइम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपको याद कैसे रखना? अब सबसे जरूरी होता है कि भाई इतनी लंबी डेफिनेशन है, इतनी सारी डेफिनेशन हम कैसे याद करेंगे, है ना। तो डेफिनेशन ईजिली याद करेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओपनहाइम कह रहे हैं कि राष्ट्र की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह को कहते हैं जिन्हें कौन कर रहे हैं? सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में, मतलब अपने आपस के लेन देन के व्यवहारों में बंधनकारी मान रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल लॉ है। ये बात कह दी भाई हमारे ओपनहाइम जी ने। क्लियर? इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्बल विधि है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि एक कमजोर विधि है। कौन कह रहे हैं? स्टार्क कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? एक दुर्बल विधि है, एक कमजोर विधि है। देखिए ये क्वेश्चन, एक तो जो मैंने बताया कि जर्मी बेंथम ने क्या बताया, किसका? सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ वर्ड का यूज किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्बल विधि है। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या है? एक दुर्बल विधि, स्टार्क कहते हैं। फिर है डेफिनेशन की अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है क्योंकि राज्य इसे विधि मानते हैं। क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो विधि है क्योंकि राज्य क्या मान रहे हैं? इसे लॉ मान रहे हैं। कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर हार्ट कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ तो लॉ माना जाएगा, लेकिन क्यों माना जाएगा? क्योंकि राज्य जो हैं इसे लॉ मान रहे हैं, तो इसलिए वो विधि है। ठीक है, क्लियर सी बात है। अब आप सभी को पता है, जो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा ही होगा, कि जहां भी ऑस्टिन जी आ जाते हैं वो तो प्रभुत्व संपन्न शक्ति की ही बात हमेशा करते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि विधि प्रभुत्व संपन्न शासक का आदेश है तथा एक उच्च राजनीतिक सत्ता द्वारा कार्यान्वित कराई जाती है। किसने कह दिया भाई? ये बात कह दी हमारे ऑस्टिन जी ने। उन्हें तो यही कहना है कि प्रभुत्व संपन्न शक्ति है, ठीक है, ऊपर वालों का आदेश है, नीचे को सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा भाई। क्लियर? अब देख लेते हैं। अब दो डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी? एच.एल. हार्ट की, ओपनहाइम की। स्टार्क वाली बात याद रख लेनी है, ठीक है। और किसकी? दुर्बल विधि स्टार्क ने कह दिया, और किसने यूज कर लिया? जर्मी बेंथम ने सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ वर्ड का यूज कर लिया। अब बात है कि कुछ एक दो डेफिनेशन और हमें देख ही लेनी चाहिए, देख लेते हैं, है ना। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम विधि शब्द की क्या परिभाषा देते हैं। कौन कह रहे हैं? लॉरेंस कह रहे हैं। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है अथवा नहीं, ये सब मतभेद शब्दों का झगड़ा है। कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर विलियम्स कह रहे हैं। तो भाई ये सारी बातें हुई डेफिनेशन की, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके नाम अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे उत्तराखंड का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे फिर एग्जाम किसका हो? नेट JRF का हो,
ठीक है। और नेट जेआरएफ में तो क्या करेंगे कि बुक के नाम दे देंगे, ऑथर के नाम दे देंगे, मैच द फॉलोइंग करो, मैच करो भाई अब बैठ के आराम से, ठीक है। तो आपको बुक का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको 1-2 का नाम पता होगा तो अक्सर क्या होता है कि 1-2 का नाम आपको पता है तो आपने मैच किया, फिर बाकी सब मैच हो ही जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ किसकी बुक है? ओपेनहाइम की है। द कंसेप्ट ऑफ लॉ किसकी है भाई? HLA हार्ट की है। द लॉ ऑफ नेशंस की किसकी है? JL ब्रायली की है। और ऑन जुरिस्प्रूडेंस किसकी है? सामंड की है, ठीक है। चारों बुक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेनी है। PDF आपको पब्लिक ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद में अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट पर MCQ चाहते हैं या क्या वीडियो चाहते हैं, वीडियो लेक्चर किस तरीके से चाहते हैं, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।